हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप कि आप सब मज़े में होंगे और वीडियो लेक्चर से बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न कर पा रहे होंगे। आज इस लेक्चर में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन सेक्शन का लास्ट चैप्टर है। रिप्रोडक्शन सेक्शन के अंदर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, सेकेंड चैप्टर में आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा फ्लावरिंग प्लांट्स में, थर्ड चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, और फोर्थ चैप्टर में हम ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। कुछ कॉमन टॉपिक्स है इस चैप्टर में जो आप लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ चुके हो, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, एबॉर्शन आपके लिए नया होगा, जो बच्चों को एबॉर्ट करवाते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की जो प्रोसेस है, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी लास्ट में दिया गया है, वो ये है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी बहुत ही कॉमन वर्ड है, जिनको इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती है, वैसे पेरेंट्स टेस्ट ट्यूब बेबी के सहारे बेबीज प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है दिमाग में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसे कहेंगे। हेल्थ के बारे में आप सब जानते हैं, ऐसी कंडीशन जो डिजीज फ्री है उनको हम जनरली हेल्थ कहते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम क्या इंक्लूड करेंगे? हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विथ नॉर्मल फंक्शंस। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है सारे रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है और वो प्रॉपरली फंक्शंस कर पा रहे हैं। मतलब मेल के अंदर टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन शुरू है, ओवम प्रोडक्शन का काम मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवरी के अंदर फीमेल्स में प्रॉपर तरीके से चल रहा है। इट हैज़ अ ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव एंड इंक्लूड्स द इमोशनल एंड द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो। पर जब हम ब्रॉड वे में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का नॉर्मल डेवलपमेंट, ग्रोथ और उसके फंक्शंस ही नहीं, पर साथ साथ में इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट को भी इंक्लूड किया गया है। इस तरीके से WHO ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन दे रखी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, बिहेवियरल एस्पेक्ट एंड द सोशल एस्पेक्ट। फिजिकल एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखें तो ऑर्गन्स फिजिकली प्रॉपर हैं, सोशली एक्सेप्टेड सेक्सुअल बिहेवियर होना चाहिए, और आपका जो सेक्सुअल डिज़ायर के रिलेटेड बिहेवियर है वो भी प्रॉपर है, और जो इमोशनल एस्पेक्ट है रिप्रोडक्शन का वो भी आपका प्रॉपर है। तो ये सारे सेगमेंट्स के हिसाब से हम देखेंगे, और अगर आप ये सारे सेगमेंट्स में हेल्दी हैं तभी हम कह सकते हैं कि एक इंसान रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। सोसाइटी में हम उन लोगों को रिप्रोडक्शन के हिसाब से हेल्दी कह पाएंगे जो पीपल ना सिर्फ फिजिकली हेल्दी है और उसके साथ साथ उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉर्मल है, उनके फंक्शंस भी नॉर्मल है, और उसके साथ साथ सेक्सुअल एस्पेक्ट्स के साथ जुड़े हुए सेक्स रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है, इंटरकोर्स है, जो सेक्सुअल डिज़ायर और बिहेवियर होता है वो भी नॉर्मल है। तो नॉर्मल इमोशन है, नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न है सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट में। तो ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं, ऐसे जो ग्रुप्स हैं, ऐसी सोसाइटी को हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी कह पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें
रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने के लिए हर एक एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा। हमारे ऑर्गन्स प्रॉपरली डेवलप्ड है कि नहीं, उनका फंक्शंस प्रॉपर है कि नहीं, उसके साथ साथ जो सेक्सुअल एस्पेक्ट्स है जैसे सेक्सुअल डिज़ायर है और इंटरकोर्स है, उसको लेकर हमारे इमोशंस और बिहेवियर सोशली एक्सेप्टेबल है या नहीं, या फिर नॉर्मल है कि नहीं। India was among the first countries in the world to initiate action plans and programs at a national level to attain total reproductive health as a social goal. बहुत से सोशल गोल हैं जैसे कि पॉवर्टी रेट को डाउन करना, लिटरेसी को इंक्रीज करना, पर उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी प्रायोरिटी दी। कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके, फैमिली प्लानिंग को लेके अवेयरनेस फैलाने का काम नेशनल लेवल पे शुरू किया। कुछ एक्शन प्लान्स जनरेट किए, कुछ प्रोग्राम्स जनरेट किए, और इंडिया वो पहली कंट्रियों में से एक है जिन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स नेशनल लेवल पे चलाए। दिस प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग वेर इनिशिएटेड इन 1951। आपको खास याद रखना है, इस प्रोग्राम को जनरली फैमिली प्लानिंग के नाम से जाना जाता है और इसको लागू किया गया था 1951 में। एंड वेर पीरियोडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड्स। बराबर से फैमिली प्लानिंग्स का काम चल रहा है कि नहीं, अवेयरनेस प्रॉपर तरीके से हो रही है कि नहीं, हम जो एक्शन प्लान्स और प्रोग्राम्स जनरेट करते हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, उसका असेसमेंट भी पास्ट डिकेड्स में होता रहा। आप ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम ये भी दिखी कि लोग रिप्रोडक्शन को लेके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके, फैमिली प्लानिंग को लेके उतने अवेयर नहीं है। तो अवेयरनेस को प्रायोरिटी दी गई और फैमिली प्लानिंग को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी सोशल गोल की तरह एक्सेप्ट किया गया और प्रायोरिटी के तौर पे एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम जनरेट किए गए जिससे हम नेशनल लेवल पे अवेयरनेस स्प्रेड कर सके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर। जिस तरीके से एक इंसान अपनी फिजिकल हेल्थ मेंटेन रखता है, जिस तरीके से मेंटल हेल्थ का मेंटेन रहना भी बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से एक हेल्दी सोसाइटी तभी ही फॉर्म हो सकती है जब हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो। इस वजह से गवर्नमेंट ने इन चीज़ों की नेसेसिटी को समझा और ये प्रोग्राम जनरेट किए या तो फॉर्म किए। फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर पुराने प्रोग्राम्स की सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के बाद गवर्नमेंट ने पुराने प्रोग्राम्स में कुछ पॉजिटिव चेंज किए, पुराने प्रोग्राम्स में कुछ बदलाव किए और इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स जनरेट किए। पुराने प्रोग्राम्स में सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन को लेके ही कंसर्न किया गया था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके ही कंसर्न किया गया था। उनका प्रोस्पेक्टिव बहुत नैरो था। नए प्रोग्राम्स का प्रोस्पेक्टिव बहुत वाइड हो गया, ब्रॉड हो गया। जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिखाया है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम्स। इन प्रोग्राम्स में ना सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंसर्न किया गया, पर उसके साथ साथ चाइल्ड हेल्थ केयर को भी इंक्लूड किया गया। Improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name Reproductive and Child Health Care Programs, creating awareness among people about various reproduction related aspects and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major tasks under these programs. हम सब जानते हैं कि ये प्रोग्राम्स का मेन पर्पस यही था
कि सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्दी इंडिविजुअल्स फॉर्म हो, उसके साथ साथ कुछ रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशंस फॉर्म हो, लोगों में अवेयरनेस आए, खास करके ब्रेस्ट फीडिंग है, पोस्ट नेटल केयर है, उसके साथ साथ प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। आप उसके अंदर और भी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं जैसे सेक्सुअल डिजीज़ है। इन सब के लिए अवेयरनेस स्प्रेड की गई, गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दी, अवेयरनेस स्प्रेड की और एक हेल्दी सोसाइटी फॉर्म करने के लिए इम्प्रूव प्रोग्राम्स जनरेट किए। With the help of audiovisual and the print media, governmental and the non-governmental agencies have taken various steps to create awareness among the people about reproduction related aspects. रिप्रोडक्टिव सेक्शन में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑडियो विजुअल सिस्टम्स का सहारा लिया, जैसे टेलीविजन, प्रिंट मीडिया का सहारा लिया जैसे न्यूज़पेपर एंड द पोस्टर्स। गवर्नमेंटल एंड द नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज एनजीओ यूनाइट होकर इस काम को कर रहे थे और उन्होंने स्टेप्स उठाए। इनमें पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, क्लोज रिलेटिव्स का भी बहुत बड़ा रोल है। जो लोग लिटरेट थे, जो लोग एजुकेटेड थे, जो इन एस्पेक्ट्स के बारे में पहले से जानते थे या जिनको इंफॉर्मेशन मिली टेलीविज़न मीडिया से या न्यूज़पेपर से, उन्होंने इन इंफॉर्मेशन को अपने बच्चों को समझाया या बच्चों को अवेयर किया। कुछ पेरेंट्स ने, क्लोज रिलेटिव्स ने अपने रिलेटिव्स को एक्सप्लेन किया, टीचर्स ने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया और फ्रेंड्स अपने दूसरे फ्रेंड्स को ये इंफॉर्मेशन पास करते रहे। इस वजह से ये इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट ऑडियो विजुअल के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए या तो फिर न्यूज़पेपर के ज़रिए लोगों में स्प्रेड करवाना चाहती थी, अवेयर करवाना चाहती थी, उसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। Introduction of sex education in school should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in myths and having misconceptions about sex related aspects. बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि स्कूल्स के अंदर सेक्स एजुकेशन दिया जाए, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो मिथ्स और मिसकॉन्सेप्ट है लोगों के दिमाग में सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स को लेके वो दूर हो। तो स्कूल्स को एनकरेज किया गया कि वहाँ पर सेक्स एजुकेशन दिया जाए। मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग होती है, ब्लीडिंग क्यों होता है, बिहेवियर चेंजेस क्यों आते हैं रिप्रोडक्टिव एज में आने के बाद, और उसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों गवर्नमेंट ने मैरिज की एज 21 ईयर फॉर द मेल एंड 18 ईयर फॉर द फीमेल रखी हुई है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का क्या रोल है, कॉन्डम्स क्यों ज़रूरी है, सेक्सुअली जो डिजीजेस ट्रांसमिट होते हैं उसको कैसे प्रिवेंट करवाया जा सकता है। तो ये चीज़ें बच्चों को समझानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए गवर्नमेंट ने स्कूल्स को एनकरेज किया कि वो सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में देना शुरू करें। Proper information about reproductive organs, adolescence, and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases, AIDS, etc., would help people, especially those in the adolescent age group, to lead a reproductively healthy life.
हम सब जानते हैं कि जो आज के बच्चे हैं, जो एडोलेसेंट ग्रुप है, वो कल का भविष्य है, फ्यूचर है। अगर आज वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो गए, तब जाके कहीं फ्यूचर में एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी फॉर्म हो पाएगी। और ज़रूरी है कि एडोलेसेंट ग्रुप को ये सारे एस्पेक्ट समझाए जाए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में समझाया जाए, एडोलेसेंस की एज में आने के बाद, टीनेज में आने के बाद कौन से चेंजेस बॉडी में आते हैं। बॉयज़ के अंदर टेस्टोस्टेरोन की वजह से एग्रेसिव बिहेवियर का आ जाना, सेक्सुअल डिज़ायर जो है उसका फॉर्म होना, और उसके साथ साथ हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस कैसे कर सकते हैं। फीमेल्स के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव कितनी इंपॉर्टेंट है, और क्यों मेल को सेक्सुअल एक्टिविटी के वक्त कॉन्डम्स का या बैरियर का यूज़ करना चाहिए। उसके साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में भी अवेयरनेस स्प्रेड करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एज में जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे बच्चे उतने अवेयर नहीं होते। इस एज ग्रुप को सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होने के, और उसमें सबसे खतरनाक है एड्स। हम सब जानते हैं कि इसकी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है जिससे ये परमानेंटली क्योर हो सके। तो एडोलेसेंट ग्रुप में ये सारे एस्पेक्ट अगर क्लियर किए जाए, तब जाके एक हेल्दी सोसाइटी, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ ये सर्वाइव कर पाएंगे फ्यूचर के अंदर। Educating people, especially fertile couples and those in marriageable age group, about available birth control options, care of pregnant mothers, postnatal care of the mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunities for the male and the female child, etc., would address the importance of bringing up socially conscious healthy families of desired size. इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम पॉपुलेशन डेंसिटी का इंक्रीज होना भी है। ऐसा माना जाता है कि पॉपुलेशन का ज़्यादा होना काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का रूट कोज है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि फैमिलीज़ हेल्दी हो, सोशली कॉन्शियस हो, पर हम उन फैमिलीज़ को डिज़ायर साइज में देखना चाहते हैं। गवर्नमेंट का एक फेमस स्लोगन आप सबको याद होगा, छोटा परिवार खुशहाल परिवार। अगर फैमिली छोटी है तो वो ज़्यादा खुश रहेगी। डिज़ायर साइज में अगर फैमिली है तो आप सारे बच्चों को सही लाइफ स्टैंडर्ड दे पाओगे, इंक्रीज्ड लाइफ स्टैंडर्ड दे पाओगे, सबको प्रॉपर एजुकेशन, हायर एजुकेशन दे पाओगे। इसलिए ज़रूरी था कि उन लोगों को एजुकेट किया जाए जो कपल्स फर्टाइल है या जो मैरिज की एज तक पहुंच चुके हैं। उन लोगों को इन कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया जाए, खास करके जब वो बेबी नहीं चाहते, उन पीरियड में वो बर्थ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर सकती है, मेल कॉन्डम्स यूज़ कर सकते हैं, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स। पुराने समय में प्रेग्नेंट लेडी का उतना केयर नहीं किया जाता था, बैलेंस फूड नहीं मिलता था, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चे में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे, डेवलपमेंटल एनोमलीज जिसको कहते हैं। तो प्रेग्नेंट मदर जो है उसको बैलेंस फूड कैसे दिया जाना चाहिए, क्या केयर करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन से हेवी वर्क्स नहीं करने चाहिए। उसके बाद पोस्टनेटल केयर की बारी आती है। प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है बेबी की, तब मदर की कैसी केयर करनी चाहिए, जो बेबी है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, हमें उसकी कैसे केयर करनी है। ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस क्या है बेबी के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि मेल हो या फीमेल चाइल्ड हो, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। पुराने समय में, पुराने वक्त में मोस्टली फीमेल जो होती थी, डॉटर्स जो होती थी, उनको इतना ज़्यादा हायर एजुकेशन नहीं दिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ मेल के फ्यूचर को कंसर्न किया जाता था। उससे पहले की बात करें, अगर सोनोग्राफी में ये पता चल जाता था कि फीमेल चाइल्ड है वुम्ब में, तो
उस चाइल्ड को एबॉर्ट भी करवा दिया जाता था, जो एक्चुअल में इलीगल है अब, क्योंकि उस समय में लोगों की सोच ये थी कि सिर्फ और सिर्फ मेल चाइल्ड ही जनरेशन को आगे बढ़ा सकता है। तो जो ऐसे मिसकॉन्सेप्ट थे, ऐसे मीथ थे, उनको कहीं न कहीं हमें ब्रेक करना था, इसलिए अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पॉपुलेशन ग्रोथ अनकंट्रोल हो चुका है और इसका कंट्रोल तभी ही हो सकता है जब नए कपल्स स्मॉल फैमिलीज का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सेप्ट करें। इसके अलावा बहुत से और भी प्रॉब्लम्स है जो ज़्यादा सीरियस है और उनके लिए स्टेप्स उठाने बहुत ज़रूरी है, जैसे सोशल इविल्स लाइक सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। छोटे बच्चों को सेक्स के लिए अब्यूज़ किया जाता है और सेक्स के रिलेटेड जो भी क्राइम्स है उसके लिए एकदम सख्त रूल्स बनने चाहिए, लॉस बनने चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। तब जाके ही एक हेल्दी सोसाइटी फॉर्म हो पाएगी। Awareness of problems due to uncontrolled population growth, social evils like sex abuse and sex related crimes, etc., need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society. हमें एक ऐसी सोसाइटी फॉर्म करनी है जो हेल्दी तो है पर उसके साथ साथ सोशली रिस्पॉन्सिबल भी है, तो कहीं ना कहीं हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सेक्स एब्यूज़ को रोकें, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स को रोकें। उसके लिए हमें ही कुछ सोचना पड़ेगा, हमें कुछ स्टेप्स मूव करने पड़ेंगे, हमें कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे और इन चीज़ों को प्रिवेंट करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा।